हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीथेन के बारे में। नाउ मीथेन एज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अब क्यों हर एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे मीथेन सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ डिस्कशंस में होता है? इससे पहले क्या था, प्री कोविड क्या था, बहुत ज़्यादा फोकस कार्बन डाइऑक्साइड पे ही दिया जाता था। व्हाई हैज़ दिस शिफ्टेड टुवर्ड्स मीथेन? That and other things important for this year's prelims we will discuss in this video. लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हम 2025 के कोर्सेज भी ले आए हैं। जीएस का कोर्स इज लाइव एंड फॉर ऑल द इंक्लूजन्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800890343। ऑल्सो अगर आप 2 जनवरी तक यानी कि आज रात को 12 बजे तक कोई भी कोर्स लेंगे तो आप उसमें 15% डिस्काउंट पा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड 2024, राइट? नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज मीथेन। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, राइट? और जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी until the pre-industrial times our temperature has increased by 1.1 degree Celsius. The average temperature of the planet has increased by 1.1 degree Celsius. यहाँ पर मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि when I say that this is compared to the pre-industrial time, मैं कौन से साल को कंसिडर कर रही हूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। बहरहाल 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हम कहते हैं ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले सालों में ये और ज़्यादा होगा। दिस टेम्परेचर राइज विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है? सो इसलिए हो सकता है कि हम ह्यूमैनिटी के पास बहुत सारे साल ना हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे रोकें। अब जब आप किसी चीज़ को रोकने की बात करते हो आपको उसका कॉज आइडेंटिफाई करना है, उसे आप ख़त्म करोगे। तो जब हम कॉजेस पे आते हैं, इट इज़ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो हम डिस्कस करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि अंटिल कोविड कार्बन डाइऑक्साइड पे ही इम्पोर्टेंस रखा जाता था, बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एनर्जी भी रिलीज़ कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी रिलीज़ कर रही है, इंडस्ट्री भी रिलीज़ कर रही है, मल्टीपल सेक्टर्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, तो इसको कम करना मुश्किल है, राइट? So now what has happened is that we need to reduce carbon dioxide, that is very important, but we also need to put enough focus on methane, ठीक है? मीथेन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ये वीडियो उसी के ऊपर है, मीथेन के ऊपर। अब देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर करते हैं ना तो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, कि कितना ग्लोबल वार्मिंग एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज कर सकता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ना उसको 1 लिया जाता है। जो मीथेन है ना, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 28 to 36 है, यानी कि 28 से 36 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल मीथेन का है और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो 28 से 36 गुना ज़्यादा वार्मिंग मीथेन करेगा। तो दिस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है ना? मतलब 28 से 36 गुना ज़्यादा ये 100 साल के टाइम फ्रेम में करेगा। अब अगर आप 20 साल का टाइम फ्रेम इमेजिन करो तो मीथेन 84 to 86 टाइम्स ज़्यादा वार्मिंग करेगा कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? सो वाई 20 ईयर्स में इट इज़ मोर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इट इज़ लेस, बिकॉज जो मीथेन है ना, दैट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। उसके बाद जो मीथेन है ना, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 10 साल हम इसकी उम्र लेते हैं। तभी 20 सालों में ना इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन आज रिलीज हुआ तो वो 20 साल तक एक्टिव है
और बहुत ज़्यादा वार्मिंग कॉज करेगा, देन ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसको ना आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि केटल है, उसमें पानी उबल रहा है। अब पानी उबलता रहता है, अगर कुछ टाइम तक अगर आप उसे स्टोव से या गैस से नीचे उतार दो तो वही है कि मीथेन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ सालों तक आपको दिखेगा उसी मॉलिक्यूल का। सो दैट मीन्स मीथेन एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो पहली चीज़ ये है दैट इट इज़ वेरी वेरी पोटेंट, राइट। ग्लोबल वार्मिंग के केस में तो ये बहुत पोटेंट है। लाइफ इसका कम है, 10 साल है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इवेंचुअली ये भी कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा। अब ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मीथेन का लेवल कम करो, ठीक है। अब हम मीथेन का लेवल कम क्यों करने की बात करते हैं, क्योंकि ये पोटेंट है, बट उसके साथ ना एक काउंटर जो लॉजिक दिया जाता है कि इसकी लाइफ छोटी है, 10 साल है, तो 10 साल में तो ये एनीवेज ख़त्म हो ही जाएगा। तो उसका रीज़न ये है कि उसके बाद भी एक तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा, और हमारे लिए जितना ज़्यादा मीथेन अभी प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से वी हैव टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन के ना सोर्सेज आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे अंटिल नाउ ना मीथेन हाइड्रेट्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मीथेन हाइड्रेट्स जो है ना, ये रिलीज हो रहे हैं, ये मीथेन हाइड्रेट्स रिलीज कर रहे हैं मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली। पहले इनको नहीं अकाउंट किया जाता था, तो जब मीथेन का इम्पैक्ट भी क्लाइमेट चेंज में अकाउंट किया गया तो मॉडलिंग एनालिसिस ये बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो कहीं और ही दिशा में चला गया है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। मीथेन के सोर्सेज भी आइडेंटिफाइड नहीं है, बस इतना पता है कि लेवल इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है पिन पॉइंट करना अभी भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक बार कंक्लूड करती हूँ। मीथेन पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, लेकिन अच्छी खबर है कि 10 साल ही उम्र है इसकी, ठीक है। सोर्सेज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बट अगेन अगर हम सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके वहीं पे कम कर दे उनको, तो मीथेन का लेवल हम कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ गुड न्यूज़, एंड इट इज़ सेक्टोरल, मतलब ना एग्रीकल्चर रिलीज करता है बहुत ज़्यादा मीथेन कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट, तो ये भी एक अच्छी खबर है। उसके बाद ना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन की बात की जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना हम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लेंगे। मीथेन के केस में ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि अगेन वही वाला लॉजिक है कि मीथेन की जो लाइफ है वो काफ़ी कम है, राइट। सो इफ़ आई मे कंक्लूड, द मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, 28 से 32% अगर हम 100 सालों के होराइजन पर देखते हैं, 80 टाइम्स अगर हम 20 सालों के होराइजन पे देखते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ है दैट इज 10 to 12 ईयर्स, इट ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर दैट, राइट। द सोर्सेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जैसे ना मीथेन हाइड्रेट को किसी ने अकाउंट फॉर नहीं किया था, लेकिन जो सोर्सेज आइडेंटिफाइड है ना, जैसे एंथ्रोपोजेनिक में एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हम एग्रीकल्चर में मीथेन के एमिशंस को कम कर दे किसी तरह से, तो हम बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मीथेन का कम कर देंगे, राइट। सो दैट इज यस। उसके बाद मीथेन का अमाउंट भी कम है ना, लेकिन अमाउंट कम है दैट इज ओके कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका GWP बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ना मीथेन एयर क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज मीथेन जो है बहुत बार ओजोन भी बना देता है। इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विच इज ऑल्सो अ पल्यूटेंट, ठीक है। तो वो भी इसके साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। अब मीथेन का जो लेवल है ना, लास्ट 200 सालों में बढ़ा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एग्रीकल्चर पिछले 200 सालों में ही बहुत बड़ा है, तो मीथेन का ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मीथेन को पिन पॉइंट करना ना सोर्सेज को अभी भी मुश्किल है, और इसी वजह से ना जितनी भी मॉडलिंग एनालिसिस है जिन्होंने बोला है कि 2100 तक हमारा टेम्परेचर राइज इतना हो जाएगा, उनमें मीथेन को काउंट फॉर ही नहीं किया गया, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट हाँ, इसका लेवल 200 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट 2021 में हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया था मीथेन के लेवल में, दैट वाज 18 पार्ट्स पर बिलियन। और ना अगर आप कंपेयर करो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल कितना बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो लेवल है 262%, वो मीथेन का ही बढ़ा है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और लास्ट में नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो मीथेन परसेंटेज वाइज बहुत इंक्रीज हुआ है, चाहे उसका अमाउंट बहुत कम है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो अभी भी पार्ट्स पर बिलियन में है कंपेयर टू 420 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 420 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का लेवल बहुत कम है,
ठीक है, लेकिन वो कम ही बहुत खतरनाक है, और वो कम है लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है। उसके बाद ना सेक्टोरल गैस है, क्योंकि एग्रीकल्चर से मेजरली प्रोड्यूस होता है। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें तो अगर आप एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और इतना ज़्यादा आपको इकोनॉमी को हार्म नहीं करना पड़ेगा जितना अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हो उस केस में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ना मल्टीपल चीज़ों से प्रोड्यूस होता है, हर एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें ना, तो ग्लोबल मीथेन बजट जो है उसके हिसाब से हमारा हम जो एनुअल इमिशंस करते हैं मीथेन की वो 580 मिलियन टन्स हैं, ठीक है। और इसमें ना नेचुरल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 40% है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 60% है। नेचुरल सोर्सेज में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और एंथ्रोपोजेनिक में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी अगर हम पिन पॉइंट कर सके तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक है, बिकॉज हमारे पास ना रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स जैसे कैटल, इनका जो स्टमक होता है ना दैट इज़ अ मल्टी चेम्बर्ड स्टमक, उसमें एक चेम्बर होता है रूमेन, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो जब डाइजेशन करते हैं तो वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये मीथेन या तो फाट की फॉर्म में या फिर जो बर्ब्स होते हैं उसकी फॉर्म में बाहर आता है। अब ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास ना, जो हम फीड देते हैं ना इन कैटल को, जैसे र्यूमिनेट जो बिल गेट्स की एक फंडेड कंपनी ने बनाया है, एंड वी हैव हरित धारा जो कि हमारे इंडियन आयकर ने बनाया है। ये ऐसी फीड है कि अगर कैटल को आप दोगे तो मीथेन जो वो प्रोड्यूस करेंगे वो कम करेंगे, राइट। तो ये है तो सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक में सोर्स एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक, राइस कल्टिवेशन भी है। राइस कल्टिवेशन में खड़ा पानी होता है, जहाँ पे भी खड़ा पानी होगा वहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगी, जहाँ पे भी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगी वहाँ पे मीथेन निकलेगी ही निकलेगी। तो राइस कल्टिवेशन इंडिया में बहुत होता है, लाइव स्टॉक इंडिया में बहुत है, इसी वजह से इंडिया में मीथेन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सेकेंड नंबर पे एनर्जी है, कोल, ऑयल और गैस। नेचुरल गैस तो बना ही मीथेन से है ना, तो वहाँ पर मीथेन प्रोड्यूस होता है। देन लीकेजेस फ्रॉम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एनर्जी, तीसरे नंबर पे वेस्ट। ये तीन है हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। हाईएस्ट एग्रीकल्चर, फॉलोड बाय एनर्जी, फॉलोड बाय वेस्ट। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज मीथेन इमिटर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया लाइव स्टॉक है ना, अब लाइव स्टॉक में क्या है, उनके पेट में बैक्टीरिया है जो कि मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन दैट इज रिलीज्ड बाय द ब्रेथ और बाय फ्लैचुलेंस। उसी तरह से टर्माइट्स भी मीथेन को इमिट करते हैं। टर्माइट्स के गट में ना उनके भी पेट में बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं और मीथेन को रिलीज करते हैं। देन मिथेनोजेंस, अब मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया है जो रूमिनेंट्स के पेट में है या जो टर्माइट्स के पेट में है, वो बैक्टीरिया जो है ना उन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं। इसको ना आप ऐसे याद कर लो, मीथेन जनरेट करते हैं, मिथेनोजेंस। एंड दे आर बैक्टीरिया, आर्किया है बेसिकली ना, ये हाइपोक्सिक कंडीशंस में काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं प्रेजेंट तभी मीथेन प्रोड्यूस होती है एनारोबिक कंडीशंस में। तो एनारोबिक कंडीशंस में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मिथेनोजेंस। और कैटल के पेट में, टर्माइट्स के पेट में वी हैव मिथेनोजेंस। वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वेटलैंड्स में ये मार्श गैस प्रोड्यूस करते हैं, मार्श गैस भी मीथेन ही होती है, राइट। उसके बाद मीथेन जो एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं, जैसे कि हमारे पास ना मीथेन हाइड्रेट्स हैं। मीथेन हाइड्रेट्स को ना फायर आइस, ठीक है, फायर आइस, मीथेन आइस, मीथेन क्लैथरेट, नेचुरल गैस हाइड्रेट, डिफरेंट नाम है मीथेन हाइड्रेट्स के। ये ना आपको मिलते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ओशन के फ्लोस में, पोलर एरियाज में। अब ना ये क्या करते हैं, मीथेन ना वाटर के साथ क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स मीथेन हाइड्रेट्स। फेयरली स्टेबल फॉर्म है अगर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो एक तरह से ना मीथेन हाइड्रेट सिक्वेस्टर और आर सिंक्स ऑफ मीथेन,
बट अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लो टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट करता, तो मीथेन हाइड्रेट से मीथेन रिलीज हो जाती है। और ये ना एक ऐसी चीज़ है जो अकाउंटेड फॉर नहीं थी अभी तक मॉडलिंग एनालिसिस में, तभी प्रॉब्लम आ रही है, हम सही टेम्परेचर राइज प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। उसी तरह से पर्माफ्रॉस्ट आपको पता है फ्रोजन सॉइल है ना, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। अब यहाँ पर भी जो है पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटीरियल है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिंक ऑफ मीथेन। लेकिन परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो मीथेन रिलीज होगा, है ना। तो परमाफ्रॉस्ट और मीथेन हाइड्रेट एक तरह से सिंक है, सिक्वेस्टर्स हैं मीथेन के, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सिंक से क्या बन जाएंगे, सोर्स, राइट। उसके बाद मिथैनोट्रॉप्स। अब मिथैनोट्रॉप्स ना मिथैनोजन से उल्टा है। मिथैनोजन क्या कर रहे थे, मीथेन को रिलीज कर रहे थे। मिथैनोट्रॉप्स क्या है, मीथेन को कंज्यूम करते हैं, मीथेन को यूटिलाइज करते हैं, मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। अब ना पर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये तभी मीथेन को यूज़ कर पाते हैं जब मीथेन का ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 500 से 100 पार्ट्स पर मिलियन। इसी वजह से ना ये हम इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे मीथेन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने के लिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर में तो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। लेकिन अभी हमारे पास एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमने ढूंढा है, मिथाइलो टूवी माइक्रोबियम बुर्याटिन्स। अब ये जो है ना, ये 500 ppm पे भी मीथेन को यूज़ कर सकता है, तो मीथेन रिमूवल टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन मीथेन रिमूवल टेक्नोलॉजी पे ना हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये दिया जाता है क्योंकि इसकी लाइफ है तो 10 साल ही, तो सोर्सेज ही ख़त्म कर दो, सोर्सेज ख़त्म कर दो तो रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले 10 सालों में वो अपने आप उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज द रिपोर्ट। अब देखिए मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट है जो मीथेन के लेवल को ट्रैक करती है, हर साल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलीज करता है। अब इसके हिसाब से ना जो मीथेन है 120 मिलियन मेट्रिक टन्स रिलीज हुआ फॉसिल फ्यूल कंपनीज के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि ये ना ये कम हो सकता है, जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज मीथेन रिलीज करती हैं ये बहुत कम हो सकता है बाय यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है आपको कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, पैसे चाहिए, रिसर्च चाहिए, अवेलेबल टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करो और ये कम हो सकता है, लेकिन वो नहीं किया जाता। सबसे बड़ा गिव अवे यही था इस रिपोर्ट का। खैर आपको नाम पता होना चाहिए रिपोर्ट का और कौन इसको निकालता है। देन ग्लोबल मीथेन प्लेज बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली यूएस EU ने 2021 में इस प्लेज को स्टार्ट किया था। फिर जब 26वां कॉप हुआ 2021 में ग्लासगो में, वहाँ पे इसको एंडोर्स किया गया, लॉन्च किया गया और 150 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया ने नहीं किया। इंडिया तो ये कहता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बहुत सारा लाइफ स्टॉक है, लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट है, हम तो ये प्लेज एंडोर्स कर ही नहीं सकते। प्लेज ये कहता है कि 2030 तक 30% मीथेन का लेवल कम करना है 2020 के लेवल से। ठीक है, सिंपल है प्लेज याद करना। 150 कंट्रीज कर चुकी है लेकिन इंडिया ने नहीं किया, अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया। और अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी कंट्रीज का इनिशिएटिव था, ये US और EU, राइट। अब उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड चीज़ है, दैट इज़ योर IMEO, इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। अब ये जो है ना, ये UNEP ने लॉन्च किया था। UNEP ने लॉन्च किया था कि आप देखो कि कहाँ से एमिशंस हो रही हैं, ठीक है। पहले आपको पता चलेगा ओके दिस इज वेयर फ्रॉम वेयर द एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम, देन यू विल कट देम, ठीक है। सो एक तरह से ना कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है GMP का, ग्लोबल मीथेन प्लेज का, बिकॉज इट विल टेल यू कि कहाँ से एमिशंस हो रही हैं। देन नेक्स्ट मार्स है। अब COP 26 के दौरान GMP आया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट COP 27 के दौरान मार्स आया। ना मार्स क्या है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक ग्लोबल सिस्टम है विच इज़ अ पार्ट ऑफ UNEP का IMEO, सैटेलाइट बेस्ड है। इट विल हेल्प टू इन मीथेन डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो मीथेन को डिटेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स दिस इज मार्स हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। तो तीनों को अगर हम लिंक करें तो GMP IMEO इसको इम्प्लीमेंट करेगा तभी, है ना। और IMEO का ही एक और ज़्यादा बेटर सिस्टम है मार्स, जो सैटेलाइट को यूज़ कर रहा है टू ट्रांसपेरेंटली सी के कहाँ से मीथेन डिटेक्ट होता है और कैसे हम GMP के थ्रू उसे कम कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग मार्स एंड योर मीथेन। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे पूछिएगा। और जैसा कि मैंने इनिशियली आपसे सवाल पूछा था कि जो हम कहते हैं ना टेम्परेचर राइज हुआ, जैसे 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है, नाउ वी कंपेयर इट टू विच ईयर,
ठीक है, इज इट 1750, इज इट सम अदर ईयर, यू हैव टू टेल मी दैट इन द कमेंट्स, राइट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स फॉर 2024 इज ऑल्सो गोइंग ऑन, इट्स अ लाइव कोर्स। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, नया बैच 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, सो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन दिस कोर्स। और इस कोर्स पे भी 15% का डिस्काउंट रहेगा इफ़ यू यूज़ द कोड 2020, right? So that was all from my side. Have a great day. Thank you so much.